Hello student, good morning. I will teach you today force and law of motion. आपको इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो गति के नियम पर आधारित है, मैं उन्हें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जिन्हें हम लॉजिकल क्वेश्चन भी बोलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाने पर खींचने वाला पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि रस्सी खींचने वाला जब ये बच्चे खेलते हैं, जब हम कुछ लोग इधर से रस्सी खींचते हैं, कुछ लोग उधर से खींचते हैं, तो आपने देखा होगा रस्सी टूट जाने पर दोनों तरफ के लोग पीछे की ओर क्या होता है, गिर जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यदि हम यही बोल सकते हैं कि जब हम डोर को बहुत तेजी से बाहर की ओर खींचते हैं तो उसका हैंडल उखड़ जाने पर हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग उन आंसरों को हम देंगे। तो टॉपिक ये है कि जैसे इस आंसर को हम देंगे वैसे इन क्वेश्चनों का भी आंसर देंगे, जो मैंने भी आपको बताया कि रस्सी खींचने का खेल खेलने वाले बच्चे जब रस्सी दोनों तरफ से खींचते हैं तो रस्सी टूट जाने पर दोनों तरफ के बच्चे पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्यों? यदि हम किसी डोर को बहुत तेजी से पीछे की ओर खींचते हैं, उसका हैंडल उखड़ जाने पर हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्यों? देन कुएं से जल खींचते समय आपने देखा होगा कुएं से जब जल खींचते हैं तो आपको एक चीज महसूस होगी कि जिस बुकेट बाल्टी से हम पानी खींच रहे हैं वो पानी हमारी बॉडी को नीचे की ओर खींचती है। उस बल को नियंत्रित करने के लिए हम अपनी बॉडी पर एक पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, जिससे खिंचाव और हमारी बॉडी में पीछे पे लगाया गया बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। देन आपने देखा है तो खींचने वाला रस्सी अचानक टूट जाने पर खींचने वाला पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? पीछे की ओर गिर पड़ता है। कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाने पर रस्सी खींचने वाला पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? क्योंकि रस्सी के अचानक टूट जाने पर मनुष्य पर खिंचाव खत्म हो जाएगा। मनुष्य को आगे की ओर कौन खींच रहा था? रस्सी, जिस पर एक पानी से भरी बाल्टी लटकी हुई थी, जो वेट नीचे की ओर लगा रही थी। वो रस्सी हमारी बॉडी को कहाँ खींच रही थी? आगे की ओर। जैसे मान लो कि मैं कुएं से पानी खींच रहा हूँ, जब मैं खींचूंगा तो वो रस्सी मुझे कहाँ खींचेगी? आगे की ओर, क्योंकि उस बाल्टी में वेट होगा, वाटर होगा। तो जब वो रस्सी टूट जाएगी तो जैसे वो टूटेगी तो हमारी बॉडी पे लगने वाला खिंचाव क्या होगा? कम होगा। तो उस खिंचाव को नियंत्रित करने के लिए हमने एक अपनी बॉडी पे बल लगाया। सपोज दैट आप मान लीजिए, जैसे मान लो ये पर्सन, ये एक रस्सी से अपनी बॉडी को खींच रहा है, तो जो ये रस्सी है वो इसकी बॉडी को नीचे की ओर खींच रही है F1 बल से। किससे लग रही है? F1 बल से। इस खिंचाव को कम करने के लिए ये पर्सन अपनी बॉडी में पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है, वो हमारा क्या है? F। क्या है? F। लेकिन जैसे ही F, जिससे ये नीचे नहीं आ रहा है ना ये पीछे जा रहा है, इसका मतलब कि लगाया गया बल उस परिणामी बल के क्या है? इक्वल है, जो बाल्टी द्वारा इस पर लगाया जा रहा है। खिंचाव को कंट्रोल किया हुआ है। जैसे मैंने बाल्टी मेरे को खींच रही है, मैं पीछे की ओर खींच रहा हूँ अपने आप को, तो इसका मतलब मैं उसके एक प्रणाली को विपरीत दिशा में अप्लाई कर रहा हूँ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिससे दोनों बल क्या है? बराबर है, परंतु दिशा क्या है? विपरीत है। लेकिन जैसे ही रस्सी टूट जाएगी तो ये वाला बल क्या होगा? 0, और ये वाला बल क्या हो जाएगा? अधिक। तो ये बल जैसे ही अधिक होगा तो इसमें लग रहा है बॉडी का, इसलिए बॉडी को कहां लेके चला जाता है? पीछे की ओर। इसीलिए बॉडी कहां तक जाती है? हमारी पीछे की ओर। देन इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर देने हैं। कोई भी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है और अचानक हटने पर बॉडी डिस्टर्ब होती है, इसका मतलब वहां पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जिससे क्रिया का मान अचानक हटाने पर प्रतिक्रिया अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है और
प्रतिक्रिया जिस बॉडी पे लगती है वो बॉडी पे फोर्स अप्लाई होने लगता है। देन आपको आंसर कैसे देना है, क्योंकि रस्सी के अचानक टूट जाने पर तो मनुष्य की बॉडी पर जो खिंचाव लग रहा था वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और बॉडी कहां गिर जाएगी, पीछे की ओर। देन आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि रस्सी के अचानक टूट जाने पर मनुष्य पर खिंचाव समाप्त हो जाता है जिससे वह पीछे की ओर गिर जाता है। देन अगर रस्सी खिंचाव का खेल कुछ लोग खेल रहे हैं तो कुछ लोग एक रस्सी लेते हैं, एक तरफ से खींचते हैं, कुछ लोग एक तरफ से खींचते हैं। जब उसे फोर्स लगाते हैं तो उधर की बॉडी पे भी फोर्स लग रहा होता है रस्सी द्वारा, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपनी बॉडी में फोर्स कहाँ लगाते हैं, पीछे की ओर। वो अपने बॉडी को बेंड करके अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फोर्स पीछे लगाते हैं। देन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ के लोग उस रस्सी पे क्या लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, और लोगों द्वारा लगाए गए फोर्स को रस्सी क्या कर रही होती है, बैलेंस कर रही होती है प्रतिक्रिया बल से। जैसे रस्सी टूटती है तो प्रतिक्रिया बल क्या होता है, समाप्त होता है और सिर्फ क्या रह जाती है, क्रिया। और क्रिया हमारी बॉडी पे लग रही थी, वो क्या कर रही थी, क्रिया हमारी बॉडी को पीछे की ओर खींच रही थी और प्रतिक्रिया रस्सी कहाँ खींच रही थी, आगे की ओर। जैसे ही प्रतिक्रिया खत्म होती है तो क्रिया अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, उस बॉडी को कहाँ ले जाती है, पीछे की ओर। क्लियर। देन अब आते हैं बंदूक से गोली चलाने पर। बंदूक से आपने सुना होगा कि बंदूक से गोली चलती है तो चलने के बाद हमारे हैंड पर पीछे की ओर एक धक्का लगता है, या बंदूक पर पीछे की ओर एक धक्का लगता है। तो क्यों बंदूक पीछे की ओर क्यों जाती है? बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है? चलाने वाले पर पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बुलेट होती है, बुलेट के जो 100% भाग होता है उसके 160 भाग पर 60% एंड क्या होता है, 40%। 60% भाग में एक तरीके से वो पीछे टैंक होता है, उस बॉडी में क्या होता है, एक टैंक होता है और उस टैंक में बारूद होता है। क्या होता है बेटा, बारूद। क्या होता है, बारूद। सपोज दैट हमारे पास एक बुलेट है, आप जानते हो बुलेट गोली इस तरीके से होती है, तो इसका एक जो ये आगे वाला भाग होता है ये सॉलिड है। क्या होता है, सॉलिड। बट पीछे वाला भाग क्या होता है, ये ब्लैंक होता है, जिसमें क्या फील होता है, जिसमें क्या भरा होता है, बारूद। क्या भरा होता है बेटा, बारूद। क्या भरा होता है, बारूद। ठीक है। जैसे ही बंदूक द्वारा इस पर फोर्स लगाया जाता है तो ये बारूद की वजह से क्या होता है, विस्फोट होता है, जिससे क्या बनती है, गैस। क्या बनती है, गैस। बट ये जो गोली होती है ये बंदूक की नली के अंदर होती है। मान लो बंदूक की हमारे क्या है, बंदूक की नली के अंदर जैसे ही इस पर पुश किया गया तो ये क्या हो गया, बारूद विस्फोट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगी, गैस। क्या बनेगी, गैस। और इस गैस के द्वारा इस बुलेट के ये तो हमारा जैसे 60% बारूद बोलेगा तो 60% क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर क्या बचेगा इसका, 40%। क्या बचेगा, 40%। इस 40% पर गैस द्वारा क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिससे गोली तेजी से नली से निकलने कहाँ जाती है, त्वरित होकर के गोली से बाहर निकल जाती है। लेकिन आपने न्यूटन का थर्ड नियम पढ़ा है कि जहां भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसका एक प्रतिक्रिया बल होता है। तो इस गैस द्वारा इस 40% भाग में गोली का जो बारूद भरा वाला भाग था, बारूद भरा वो जैसे ही पुश किया जाता है बंदूक द्वारा, एक सॉलिड फोर्स लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, फट जाता है। फटने से डिस्ट्रॉय होता है। क्या होता है, डिस्ट्रॉय। सिर्फ बचता क्या है इसका, 40% भाग, एक पार्ट छोटा सा सॉलिड वाला 40% भाग। उस डिस्ट्रॉयर से यहाँ पर क्या होती है, गैस बनती है। गैस से क्या होती है, एनर्जी। उस एनर्जी से क्या होता है, फैलती है। तो फैलने से क्या होता है, इससे फोर्स लगता है। तो जैसे ही गैस द्वारा इसे फोर्स लगाया जाएगा तो गोली सॉलिड है, उसका वेट है, तो वो भी एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी। और किस पर लगाती है, गैस। तो गैस पीछे की ओर किस पे फोर्स लगाती है, गन पर। इस पे लगाती है। तो ये तो पूरी ब्लैंक बंद है, तो जैसे बंद है तो पीछे जो गैस द्वारा फोर्स लगेगा, या मान लीजिए विस्फोट होता है तो गैस दोनों तरफ फोर्स लगाती है, इस पे भी लगाती है और इस पे। तो इसलिए
गोली आगे की ओर जाती है, जिसका वेट कम होता है इसलिए फोर्स पर ज्यादा अप्लाई होता है, इसलिए क्या होती है, दूर तक जाती है। बट हमारी बंदूक वेटेड होती है इसलिए उस पर फोर्स क्या होता है, कम अप्लाई होता है, इसलिए वो कम त्वरित होकर के पीछे की ओर आती है। यही कारण है कि गोली के 60% भाग में बारूद भरा होता है। जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो 60% भाग से बारूद क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, जिससे गैस बनती है। वो गैस गोली के 40% भाग पर क्या लगाती है, फोर्स, जिससे वो 40% गोली का भाग कहाँ होता है, बंदूक से बाहर की ओर निकल जाता है। परंतु गोली द्वारा गैस पर एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिससे गैस पीछे की ओर आग बढ़ती है। गैस यहाँ से पीछे की ओर आकर फोर्स लगाती है गन पर, तो गन कहाँ आती है, पूरी पीछे की ओर आती है। क्लियर? इसका आंसर कैसे देंगे, बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली के 60% भाग पीछे की ओर बारूद भरा होता है, जो कि क्या होता है, फट जाता है, जिससे गैस प्राप्त होती है। वो गैस क्या होती है, फैलती है, जिससे वो गैस 40% भाग पर, इस गोली के आगे वाले 40% भाग पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जिससे गोली तेजी से बंदूक से निकल के बाहर त्वरित होती है। गोली द्वारा गैस पर एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिससे गैस पीछे की ओर आती है। तो पीछे की ओर पूरा गोली बंदूक क्या होती है, बंद होने की वजह से उस पर बंदूक पर एक गैस द्वारा फोर्स लगाया जाता है, जिससे बंदूक पीछे की ओर जाती है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि गोली में फोर्स लगा तो गोली बहुत दूर तक गई, बट बंदूक पे फोर्स लगा तो वो हल्का सा धक्का लगाया तो गैस नहीं, और क्रिया प्रतिक्रिया दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने बताया ना, अगर क्रिया लगाई है तो उतनी प्रतिक्रिया मिली होगी, जितनी क्रिया लेके गोली आगे गई है उतनी प्रतिक्रिया लेके बंदूक क्या आएगी, पीछे आएगी। बट आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स सेम होने से किसी ऑब्जेक्ट में मोशन सेम नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सामने ऑब्जेक्ट का कितना वेट है। सपोज दैट मैंने एक हल्की सी ऑब्जेक्ट ले ली और एक भारी सी, दोनों को रखने से एक हल्की वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, वो तेजी से जाएगा। अब उतना ही फोर्स भारी वस्तु पे लगाओगे तो वो क्या होगा, कम दूरी तक भी जाएगा और स्लो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सेम बल लगने से सेम हर वस्तु सेम ही गति करेगी, नहीं। ये डिपेंड करता है कि जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका वेट कितना है, क्योंकि वो हमारे, अगर सपोज दैट उसका वेट 50% है और हमने 100% फोर्स लगाया, तो वो हमारे 100% से 50% बैलेंस कर देता है। उस पर से कितना फोर्स अप्लाई लगा, 50%। कितना लगा, 50%। अगर कोई ऑब्जेक्ट 80% मास है, उसको कितना है बेटा, 80% मास, जैसे 80% प्रक्रिया उत्पन्न होती है। तो जब उसमें 100% फोर्स लगाएंगे तो हमारे 100% फोर्स और 100% प्रक्रिया से इसका क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो बचा कितना, 20। तो ऑब्जेक्ट पे सिर्फ 20% फोर्स लगता है। कितना लगता है, 20% फोर्स लगता है। तो इस तरीके से ये हम आंसर देंगे। तो आप समझ गए होंगे, क्लियर? Hello students, welcome to the online classes of Shivani Group of Institution. Students, लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जो टेरोप्सिडा था समूह, उसको 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें से पहला क्या था, फिलीसिनी, दूसरा अनावृत बीजी, तीसरा आवृत बीजी। पहला क्या था, टेरोप्सिडा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था फिलीसिनी, दूसरा अनावृत बीजी, तीसरा आवृत बीजी। जिसमें से आवृत बीजी को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। तो ये क्या है, टेरोप्सिडा क्या है, पादप समूह का एक वर्ग है, जिसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, फिलीसिनी, अनावृत बीजी और आवृत बीजी में। तो फिलीसिनी क्या था, ये भी क्या है, पादप समूह का एक वर्ग है, जिसमें कई सारे तरह के प्लांट्स आते हैं। ड्रायोप्टेरिस इसको बोलते हैं, वो भी एक प्लांट होता है। वो क्या है, इसका एग्जांपल फिलीसिनी का कौन, ड्रायोप्टेरिस। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग अनावृत बीज। अनावृत का मतलब होता है ऐसा पौधा जिसमें
कवरिंग ना हो, यानी जो फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वो कैसे हो, कवर्ड ना हो, क्योंकि अनावृत का मतलब जो ढका हुआ ना हो। तो इसमें इस प्रकार के प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रूट्स और सीड्स ढके हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट था आवृत बीज। आवृत का मतलब होता है फुल्ली कवर्ड या फिर ढका हुआ, जिसमें जो फ्रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ढके हुए, यानी सीड जो होता है वो फल से कवर्ड होता है, अंदर होता है फल के। अब इसमें क्या था कि 2 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड था। पहला क्या था, एक बीजपत्री, दूसरा था द्विबीजपत्री। कौन, आवृत बीजी, जिसमें जो बीज होते हैं वो फल से ढके हुए होते हैं, उसको 2 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड किया गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री का मतलब होता है, आप लोगों ने कभी छोटा सा प्लांट देखा होगा जो वो ग्रो कर रहा होता है, तो कभी कभी क्या होता है, एक जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें 2 कॉटिलिडन्स निकलते हैं, ऐसे करके, ऐसे रूट्स होती है उसके 2 कॉटिलिडन निकलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही कॉटिलिडन निकलता है ऐसे, और ऊपर से प्लांट ऐसे ग्रो करने लगता है। तो ये क्या है, एक बीजपत्री मतलब जब ये कॉटिलिडन क्या करता है, पत्रक जिसे बोलते हैं, जब कोई सीड ग्रो कर रहा होता है तो उसको ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए होता है, पोषण के लिए। तो ये कॉटिलिडन क्या करते हैं, पत्रक क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो बीज होता है उसको पोषण प्रदान करते हैं। तो ये एक बीजपत्री की बात करें तो अगर हम लोग सोचें कि एक बीजपत्री का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो ऐसे आपके घर में बहुत सारा अनाज है, उसको देख सकते हो आप, जैसे चावल को अगर हम बीज से बराबर तोड़ें या काटें या ऐसे तोड़ दें तो वो क्या होगा, इक्वली डिवाइड नहीं होता है। तो वो क्या है, एक बीजपत्री। गेहूं की बात करें तो गेहूं भी वैसा ही होता है, वो बिल्कुल बराबर डिवाइड नहीं होता है, यानी 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। और अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें तो द्विबीजपत्री का मतलब ऐसे पत्रक उसमें निकलते हैं और वो क्या करते हैं, बीज को पोषण प्रदान करते हैं। द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल की बात करें कि क्या हो सकता है जिससे हम पहचान लें कि एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, तो आपने देखा होगा चना या फिर मटर या फिर बहुत सारी दालें जो होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बीज होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में खुद से डिवाइड हो जाता है। वो क्या है, 2 पत्रक होते हैं, वही होते हैं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का एक साइन और होता है, जैसे उसके जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है उसमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, यानी उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो ये लीफ है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, ऐसा, ये क्या हुआ, समांतर शिरा विन्यास। लेकिन द्विबीजपत्री की लीफ की बात करें तो वो कैसी होगी, ऐसी, और उसके जो अंदर जो विन्यास होगा वो ऐसे नेट लाइक होगा, ऐसे मतलब चारों तरफ फैला हुआ पाया जाएगा, ऐसे करके, ऐसे इस तरह का विन्यास में पाया जाएगा। तो ये था क्या, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। यानी अगर हम किसी भी अनाज की बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे, एक बीजपत्री है तो एक बीजपत्री है, यानी कैसा होगा, चना, गेहूं, इस तरह की जो भी मक्का, ये सब क्या है, एक बीजपत्री। यानी इसमें अगर हम इसको बराबर से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर इसको उगाते हैं तो एक पत्रक ही निकलता है और जो प्लांट होता है उसकी लीफ होती है, उसका शिरा विन्यास कैसा होता है, समांतर होता है। द्विबीजपत्री की बात करें तो ये कैसा होता है, समांतर नहीं होता है, और क्या होता है, जाल की तरह फैला होता है। दूसरी चीज, चना, मटर और भी बहुत सारी दालें जो होती है, मूंगफली, ये सब क्या है, ये कैसी है, द्विबीजपत्री। आज का हम लोग का टॉपिक है जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण, यानी जो प्रेजेंट टाइम पे जो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन चल रहा है वो किस तरह से किया गया था। तो जीव जगत को 2 उप जगत में बांटा है। कहाँ, उप जगत में बांटा है, यानी सब किंगडम की बात की जा रही है। तो कौन कौन से थे, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ये क्या है, जीव जगत के उप जगत हैं, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। एक कोशिकीय जंतुओं को उपजगत प्रोटोजोआ, बहुकोशिकीय उपजगत मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ मेटाजोआ में अंतर क्या है तो दोनों से, क्योंकि यह 2 उपजगत, लेकिन प्रोटोजोन्स में क्या रखे जाएंगे, एक कोश के लिए। एक कोश की मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है वो पूरा जीवन काल एक कोशिका में ही व्यतीत करते हैं। मेटाजोन्स में क्या होगा, बहुकोशिकीय, यानी एक सेल से आरंभ होकर डिवीजन करते करते बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन करना। तो 2 जगह कौन थे, प्रोटोजोन्स जिसमें एक कोशिकीय रखे गए थे, मेटाजोन्स जिसमें बहुकोशिकीय जीव रखे गए थे। अब हम लोग बात करते हैं जीव जगत की क्लासिफिकेशन, जो ग्राफिकल व्यू में दिखाया गया है वो कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मोनेरा के असीम केंद्र की जीव, ये कैसे होते हैं, बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं मोनेरन्स। नेक्स्ट क्या है, प्रोटिस्टा से आपको स्टार्ट होता है कि संघ कौन कौन से होते हैं। मोनेरा को आप प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर
बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में पहला संघ पाया गया था जिसको बोल रहे थे प्रोटोजोआ, और मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्रोटोजोअन्स क्या है, उपजगत जो था प्रोटोजोआ उसमें एक कोश की जीवधारी रखे गए थे। यानी अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो हम आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कोश की जीवधारी ही प्रेजेंट होगा, जिसमें केंद्रक कला और जितने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता या फिर डेफिनेट नहीं होता है। ये चीजें हमें इसके बारे में पता चल गई। प्रोटोजोन्स में होता क्या है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, किसी भी एक कोश ये जो होती है वो क्या होंगे, प्रोटोजोआ। थर्ड क्या था, पादप। प्लांट्स की बात करें, जीव जगत में कौन से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा जिसमें पहला संघ आया था प्रोटोजोअन्स जिसमें एक कोश की जीवधारी रखे गए थे, तीसरा था पादप यानी प्लांट, चौथा का क्या था, फंजाई यानी कवक, और पांचवा क्या था, एनिमेलिया यानी जीवधारी जो थे वो उस वाले संघ में रखे गए थे। अब एनिमेलिया को फिर से डिवाइड किया गया, पहला क्या था, एग्नोटोजोआ। कौन सा, एग्नोटोजोआ। नेक्स्ट है पैराजोआ। पैराजोआ में दूसरा संघ आया, पहला क्या था, प्रोटिस्टा के साथ आया प्रोटोजोआ पहला संघ, दूसरा क्या आया पैराजोआ में पोरिफेरा, जिसमें क्या रखे गए, स्पंज। स्पंज का मतलब जो आपके घर में होता है वो स्पंज नहीं, स्पंज होते हैं एक प्रकार के जीवधारी जो समुद्र में पाए जाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में। वो कहाँ रखे गए, पैराजोआ जिसमें संघ पाया गया पोरिफेरा, उसमें क्या रखे गए, स्पंज रखे गए। नेक्स्ट है ह्यूमेटाजोआ, यहाँ पर बहुकोषीय जीव पाए गए थे, और संघ कौन कौन से डिवाइड किए गए, ह्यूमेटाजोआ के संघ कौन कौन से हैं, पहला हम यहाँ से बोलेंगे लेकिन संघ कौन सा है, पहला प्रोटोजोआ, दूसरा पोरिफेरा, तीसरा क्या आएगा, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में एक खास बात थी कि इसके जो सेंटर पार्ट था वो कैसा है, एक खाली जगह होती है, और हाइड्रा इसमें एग्जांपल में लिख रखा है। हाइड्रा इस सीलेंट्रेटा में ऐसे जीवधारी आए थे जो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, यानी विषैले प्रकृति के होते हैं, यानी उनके साथ अगर आप जरा से भी छेड़छाड़ करोगे या उन्हें ऐसा लगेगा कि उनको खतरा है, तो उनकी सेल्स होती हैं स्टिंगिंग सेल्स या फिर जो पॉइजनस सेल्स होती हैं वो उससे आपको अगर जरा सा भी टच कर लेंगे तो क्या होता है, दूसरा जीवधारी होता है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, बहुत सारे जीवधारी होते हैं, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए वो पॉइजनस सेल्स रखते हैं अपने पास, और क्या करता है वो उनको अगर टच भी हो जाएगी तो वो बड़ा जीवधारी या छोटा उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती। तो ये क्या थे, सीलेंट्रेट जिसमें क्या था, हाइड्रा और बहुत सारी एनिमल्स आए थे। आपको एक चीज याद रखनी है। नेक्स्ट फाइलम क्या था, निमेटोडा। निमेटोडा में कौन आया, एस्केरिस। एस्केरिस आंतों में भी पाए जाते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं और हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटिहेल्मिन्थीज या फिर टेपवर्म। टेपवर्म का इसलिए कागज की रिबन की तरीके, रिबन जो होता है जिसे फीता बोलते हैं, उस तरह का बिल्कुल चपटा होता है, या उसे टेप बोल सकते हैं या फिर फीता में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एनेलिडा, इसका एग्जांपल लिख रखा है केचुआ। केचुआ आप सब लोगों ने देखा है, और केचुआ आप जानते हो, तो केचुआ क्या है, एनेलिडा संघ का एनिमल है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एनेलिडा तक पढ़ लिया, जिसका एग्जांपल क्या बताया गया, केचुआ। नेक्स्ट है संघ ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें है झींगा, मछली, कीट, बहुत सारे कीट पाए थे, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी और भी बहुत सारे मकड़ी, ये सब चीजें जो भी हैं जितने जीवधारी वो कहाँ आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा संघ के भीतर पड़े जाते हैं। नेक्स्ट है मोलस्का संघ। मोलस्का में कौन कौन आया, सीप या और घोंगा। सीप या पे कौन देख रखी, जिसमें मोती बनता है, वो क्या है, मोलस्का के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा, ये ऐसा पहला संघ था जहां पर डर्मिस यानी जो त्वचा होती है वो आने लगी थी। यहाँ पर क्या आया, तारा मछली, स्टार फिश देखी है आप लोगों ने, स्टार फिश ऐसी ऐसी बनी होती है, और इसमें बहुत सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। आप इसको ऐसे कर दो, बहुत सारे टेंटिकल्स ऐसे ऐसे करके पाए जाते हैं स्टार फिश में। तो ये क्या है, स्टार फिश। नेक्स्ट क्या था, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को फिर से उपसंघ में डिवाइड किया गया, यानी कॉर्डेटा भी कई संघों से मिलकर बना है। पहला जिसमें से हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा में कौन आया, बेलेनोग्लॉसस। कौन आया, बेलेनोग्लॉसस। सेकंड क्या है, यूरोकॉर्डेटा, जिसमें क्या है, हर्टमानिया। ये एनिमल्स के नेम है जो इनके एग्जाम्पल में पढ़े जाते हैं। थर्ड क्या, सिफेलोकॉर्डेटा, जिसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबोलिया।
ऑक्सिस। क्या है? एम्फी ऑक्सिस। फोर्थ क्या है? क्रेनिएटा। क्रेनिएटा में क्या होता है? वयस्क अवस्था में जो नोटोकॉर्ड होती है वो कशेरुक दंड यानी बैकबोन में चेंज हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आधे वर्गीकरण को दो भागों में डिवाइड किया गया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में एक कोश की जीवधारी और मेटाजोआ में बहुकोश की जीवधारी रखे गए, जिसमें से जीव जगत का वर्गीकरण 5 भागों में डिवाइड किया गया। पहला मोनेरा, जिसमें बहुत ही सूक्ष्म जीवधारी रखे गए। दूसरा प्रोटिस्टा, जिसमें पहला समूह प्रोटोजोआ आया। तीसरा पादप, चौथा फंजाई, पांचवा एनिमेलिया। एनिमेलिया को फिर से डिवाइड किया गया, एग्नोटोजोआ, पैराजोआ, जिसमें दूसरा संघ यानी पूरी फिर आया। यूमेटाजोआ यानी बहुकोश के जीव फिर से डिवाइड किए गए इनको। सिलेंट्रेटा यानी हाइड्रा, हाइड्रा जैसे जीव, और प्लेटियल मंकीज यानी टेप फॉर्म की बात की गई। फिफ्थ क्या था संघ? निमेटोडा यानी एस्केरिस। सिक्स क्या है? एनेलिडा जैसे केचुआ के जैसे जो भी केचुआ जो इस प्रकार के जो भी जीवधारी वो उसमें आए। सेवन ऑर्थ्रोपोडा, झींगा मछली की पतंगे जितने भी होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मोलस्का, चीप, घोंगा, ये सब क्या है? मोलस्का के अंतर्गत। नाइन्थ क्या था? इकानोडर्मेटा यानी स्टार फिश की बात की जा रही है। टेंथ में फिर से कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया, जिसमें पहला हेमिकॉर्डेटा, बेलिनोग्लॉसस, दूसरा यूरोकॉर्डेटा, हर्डमानिया, तीसरा सिफेलोकॉर्डेटा, एम्फिऑक्सिस, चौथा क्रेनिएटा, जिसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो वयस्क अवस्था में एडल्ट स्टेज में बैकबोन में चेंज हो जाती है, कशेरुक दंड में चेंज हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Good morning students, welcome to the online classes of Shivaki Group of Institution. Today we will continue our chapter क्या हमारे आसपास उपस्थित द्रव्य होते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग पृथक्करण के तरीके पढ़ रहे थे। पृथक्करण के कौन कौन से पढ़ चुके थे हम लोग, तो उसमें अब हम लोग बात करेंगे उसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, एक ठोस और एक द्रव के मिश्रण का पृथक्करण, वो ठीक है इसके बारे में बात करेंगे। तो एक ठोस और एक द्रव के मिश्रण का पृथक्करण का जो पहला तरीका है, मैंने इसके सारे तरीके एक साथ कॉमन में बता दिए थे। उसके बाद हम उसके पहले तरीके को हमने कहा था ना 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला वाला तरीका है उसका छानकर पृथक्करण या सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, तो इसको हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहली बात, छानकर पृथक्करण करने के लिए कॉमनली आप देखिए, अगर आपने पानी में जल को घोल दिया, पानी में आपने क्या किया, चौक देखिए ना सबने, चौक से जिससे लिखा जाता है आपके ब्लैक बोर्ड पर, पानी में क्या किया आपने, उस चौक को घोल दिया, ठीक है, पाउडर बना करके आपने उसको घोला। घोलने के बाद आपने देखा आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि चौक के जो पार्टिकल है वो नीचे जाके बैठ रहे हैं। तो पानी में क्या हुआ कि वो चौक के पार्टिकल घुले नहीं। तो छानकर पृथक्करण में क्या है, ऐसे उसको आप क्या करेंगे, उस पानी को छान लेंगे, नीचे नीचे चौक रह जाएगी और आपका पानी अलग हो जाएगा। तो सेपरेशन यहाँ पे पॉसिबल हो गया। दूसरा तरीका भाई, जो सप्लाई वाला वाटर आता है ना हमारे घरों में, तो वो कैसे आता है उसके तरीके को हम जानते हैं। तो उसका पूरा ये मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो सबसे पहले देखो नदी और झीलों से वो पानी कलेक्ट किया जाता है, जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, कुछ कंकड़, मिट्टी, पत्थर, ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो उस जल भंडार में से वो पानी क्या होता है, एक तलहट टैंक में जाता है। तलहट टैंक क्या होता है बेसिकली बेटा, इसमें क्या होता है कि जो ऐसी अशुद्धियां होती है जो भारी होती है, नीचे बैठने वाली होती है, तो इस तलहट टैंक में जाकर के नीचे सेटल डाउन हो जाती है। फिर यहाँ से ये जो पानी होता है ये बाहर टैंक में जाता है, ये लोडिंग टैंक में जाता है। और लोडिंग टैंक में पहले से ही क्या पड़ी होती है, फिटकरी पड़ी होती है। क्या होती है बेटा, फिटकरी। फिटकरी जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4.H2SO4.24H2। ये डबल सॉल्ट है, मैं इसका फॉर्मूला बता दूं। ये होता है फिटकरी, K2SO4.H2SO4 का होल थ्राइस प्लस into 24H2O, ये होता है फिटकरी। फिटकरी पड़ी होती है इस तलहट टैंक में, बाहर टैंक में, सॉरी बाहर टैंक में फिटकरी पड़े होने से क्या होता है बेटा कि इसके अंदर जो पानी होता है वो फिटकरी से क्या होता है, फिटकरी जो पानी के अंदर मौजूद अशुद्धियां होती है उनको क्या करती है, अवक्षेप बना देती है। उनसे रिएक्ट करके क्या करेगी, उसको प्रेसिपिटेट बना देगी, जो कि जाके यहाँ नीचे बैठ जाता है वो अवक्षेप। फिर यहाँ से जो बाहर टैंक से पानी कहाँ जाएगा, छानक टैंक में, फिल्ट्रेशन टैंक में। और फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, 3 परतें लगी होती हैं, 3 जालियां लगी होती हैं 3 फिल्टर करने की, ठीक है। सबसे नीचे जो होती है वो मोटी जाली होती है, मोटी जाली में
में क्या होता है, मोटे मोटे कंकड़ उससे छत के नीचे आ जाते हैं। उसके ऊपर जो जाली होती है वो थोड़ी और महीन होती है, जिससे क्या होता है कि कंकड़ उसमें फंस जाते हैं। फिर उसके ऊपर की जो होती है वो और महीन होती है, तो बारीक बालू के जो पार्टिकल होते हैं वो यहाँ फंस जाते हैं। और बचा हुआ जो पानी होता है वो आपका उसमें कुछ भी नहीं बचा होता है, तो वो क्या होता है कि इस क्लोरीनीकरण वाले टैंक में जाता है। क्लोरीनीकरण वाले टैंक में इसलिए जाता है क्योंकि जो बचा हुआ पानी है अभी उसमें बैक्टीरिया और कुछ आइटम्स वगैरह, एल्गी वगैरह मौजूद है, जिसमें क्या होता है इस क्लोरीनीकरण टैंक में क्या होता है बेटा कि क्लोरीन पहले से पड़ी होती है, ठीक है। तो क्लोरीन पड़े होने की वजह से वो जो जर्म्स होते हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उससे मर जाते हैं क्लोरीन की वजह से, और ये पानी फिर सप्लाई वाले पानी के लिए बिल्कुल फिट होता है, ये घरों में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा, आपको पता होगा जो सबमर्सिबल का पानी होता है उसमें किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं आ रही होती है, बट जो सप्लाई वाला वाटर होता है उसमें एक तरीके की तीखी सी स्मेल आ रही होती है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीनीकरण वाले टैंक से होकर के निकलता है वो पानी और सीधा आपकी घरों की सप्लाई में आता है। सो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरीन पड़ी होती है और उसी की स्मेल आपको लग रही होती है। सो क्या हुआ कि जल का पानी आपके घरों तक कैसे पहुंचा, पहले वो जल भंडार यानी नदी झील से लिया गया, लेने के बाद तरह टैंक में आया, जिससे उससे अशुद्धियां नीचे बैठ गई, फिर बाहर टैंक में फिटकरी पड़ी थी, अब छेद बन गया, नीचे आ गया। उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक यानी छानक टैंक में आया, 3 लेयर से होकर के गुजरा, फिर वो पानी उस क्लोरीनीकरण टैंक में गया और क्लोरीनीकरण में क्लोरीन मिल गई, जिसकी वजह से उसके जर्म्स और बैक्टीरिया सब फिनिश हो गए, नष्ट हो गए, और फिर ये पानी आपके घरों को सप्लाई के लिए पहुंचा दिया गया। समझ में आ गई बात? तो ये तो थी छानकर पृथक्करण की कहानी। जल में घर में यानी जल घर में जो वाटर हाउस होते हैं उसमें जल का शुद्धि किस तरीके से करते हैं, ये उसके बारे में पूरा था। तो अच्छी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्म पे आप लोगों ने देखा था, लास्ट टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था लॉजिक गेट्स, जिसमें हम लोगों ने एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सऑर गेट पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हम लोगों का है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अरिथमेटिक। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से कैरेक्टर को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, और बाइनरी अरिथमेटिक हमारी क्या है। बाइनरी अरिथमेटिक में तो हम लोगों ने टॉपिक याद क्लियर कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन पढ़ा था। ये तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज हम लोगों को कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा डेटा की इकाइयाँ, यानी हम लोग जैसे एवरीडे लाइफ में हर चीज को मेजर करते हैं, वैसे हम लोग डेटा को कैसे मेजर करते हैं, इस बात पे हम लोग आज बात करेंगे। आपको ये पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यहाँ डेटा को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो डेटा को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स होती हैं कुछ। तो डेटा को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो हमारी होती है बिट। बिट जो है वो सबसे स्मॉल यूनिट है डेटा को मेजर करने के लिए। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है मेमोरी में। तो मेमोरी में क्या होते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। कंप्यूटर में डेटा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में, और मेमोरी में स्टोर होता है, इसलिए मेमोरी में क्या होते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। तो मेमोरी ब्लॉक्स जो हमारे यहाँ पे शो किए गए हैं, ये हमारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं। तो मेमोरी ब्लॉक्स इस तरह से होते हैं, जिनमें क्या होता है, मेमोरी एड्रेस लिखा होता है। जैसे यहाँ का एड्रेस अगर हमारा है, ये हमारा 001, ये 002, 003, ऐसे मेमोरी एड्रेस आपके होते हैं। एन मेमोरी लोकेशन होती हैं, और वहां पर क्या होता है, डेटा स्टोर होता जाता है। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बिट में क्या स्टोर होता है, क्योंकि कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, डिजिटल पे। तो यहाँ पे कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी पे, तो 2 अंक यूज होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 जो होता है ये हमारा बाइनरी होता है। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो यहाँ 2 अंकों का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर जो डेटा होता है उसको हम लोग बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो 0 और 1 क्या है, ये हमारे
बाइनरी फॉर्म के डेटा है 0 और 1। तो सबसे पहली छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। यानी अगर किसी एक ब्लॉक पे 0 स्टोर हो या 1 स्टोर हो तो वो क्या है? वो हमारा 1 बिट डेटा कहलाएगा। अगर किसी एक ब्लॉक पे 0 स्टोर हो या 1 स्टोर हो तो वो हमारा 1 बिट डेटा कहलाएगा। ये क्या है हमारा? 1 बिट डेटा, 1 बिट डेटा कहलाएगा। अगर हम लोग बात करें इसकी और यूनिट्स की तो इससे जो थोड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं वो होती है हमारी निबल और बाइट्स। और बात आगे करेंगे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये और यूनिट्स होती हैं जो इनकी बड़ी यूनिट्स के रूप में होती हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इस तरह से हम लोग क्या समझेंगे कि क्या डेटा की इकाइयां होती हैं और कंप्यूटर में किस तरह हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। अगर हम लोग बात करें बाइट की तो बाइट क्या होता है? बाइट में क्या होता है? 1 बाइट बराबर 8 बिट। तो यहाँ क्या होगा? 8 बिट डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा वन टाइम में। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बिट डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो वो हम किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? बाइट के फॉर्म में स्टोर करेंगे। ये देखिए बाइट का फॉर्म है, इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो ये क्या है? दिस इज द फॉर्म ऑफ बाइट। तो बाइट में क्या होता है? 8 बिट डेटा एक साथ स्टोर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद एक यूनिट होती है निबल। निबल देखिए निबल में क्या होता है? एक बाइट में क्या होता है? 2 निबल होते हैं, यानी निबल में क्या होता है? 4 बाइट डेटा स्टोर होता है। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि कंप्यूटर में कैसे डेटा स्टोर होता है, मेमोरी लोकेशंस पे कैसे डेटा स्टोर होता है और इसकी छोटी यूनिट्स क्या होती हैं, ये हम लोगों ने अभी तक देखा। आप लोगों को ये सब आपको आ गया कि कैसे बिट क्या स्टोर करती है। एक बिट डेटा जो हो सकता है वो 0 हो सकता है या हमारा 1 हो सकता है। अगर हम लोग बात करें निबल में तो निबल क्या होता है? निबल में हमारा 4 बिट डेटा एक साथ स्टोर हो सकता है। अगर हम लोग करें बाइट की बात तो वहां 8 बिट जो है वो डेटा स्टोर होता है। तो ये जो है ये स्मॉलर यूनिट्स हैं। किसकी स्मॉलर यूनिट्स हैं? जो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं उनकी ये स्मॉलर यूनिट्स हैं। तो इसमें कैसे डेटा हम लोग स्टोर करते हैं ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इनकी बड़ी यूनिट्स के बारे में। तो जैसे बड़ी यूनिट्स होती हैं इनकी किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। These are the some units जो ज्यादा डेटा स्टोर करने की क्षमता रखती हैं। ये होती हैं हमारी कुछ बड़ी यूनिट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। ये थोड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। 1 किलोबाइट कितने उसमें होते हैं? 1 किलोबाइट बराबर 1024 बिट। तो अगर 1024 बिट है इसमें तो अगर हम 1 मेगाबाइट करें तो 1024 किलोबाइट और 1 गीगाबाइट करें तो 1024 मेगाबाइट। तो ये हमारा क्या है? These are the units। ये यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो ये हमारे क्या हुई? ये हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो डेटा में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है? कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोगों के पास सबसे पहली जो विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं BCD कोड। BCD कोड क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे। इसके पहले देखिए एक शब्द लिखा वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड जो होता है वो बिट्स का समूह होता है। इनके समूह से मिलकर एक कैरेक्टर फॉर्म होता है और जो कैरेक्टर फॉर्म होता है उसे से हम लोग उसकी वर्ड लेंथ काउंट कर सकते हैं। वर्ड लेंथ आपकी हो सकती है 2 की पावर्स में, तो 2 की पावर्स में वर्ड लेंथ होती है तो वो हम लोग वर्ड लेंथ काउंट कर सकते हैं। जैसे इसकी वर्ड लेंथ क्या है? 8। ऐसे वर्ड लेंथ 16 हो सकती है, 32 हो सकती है। तो ये किसी एक वर्ड की लंबाई है, तो ये भी हमारी एक यूनिट की तरह वर्क होती है। इसके बाद हम लोग बात करें BCD कोड की, तो यहाँ पे जो पूरा नंबर सिस्टम है वो पहले हम लोग सीखेंगे कि नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है और क्या होता है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कितने नंबर सिस्टम हम लोग यहाँ यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग 4 तरह के नंबर सिस्टम यूज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और जो चौथा टाइप है उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 4 तरह के नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें 2 डिजिट होती है, इसलिए बाइनरी का बेस क्या होता है 2। 2 ही डिजिट होती है 0 और 1, इसलिए बाइनरी का बेस क्या होता है 2। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 8 9। टोटल नंबर कितने हुए 0 से 9, यानी नंबर कितने हो गए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर कितने हो गए 10। फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम है, यहाँ हमारा क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा, डेसिमल का बेस होता है 10। अगर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2। बाइनरी का बेस क्या होता है 2। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 10, क्योंकि इसमें संख्याएं कितनी होती हैं 0 से 9। अगर 0 से 9 संख्याएं काउंट करें तो कितनी हो जाएगी टोटल 10। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया 2, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया 10। अब हम लोग बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में संख्याएं होती हैं 0 से 7। 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर्स कितने हो गए 8। तो बेस कितना हो गया, बेस कितना हो गया 8। और अब बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो इसमें कितने नंबर्स होते हैं 0 to 15। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 10 नहीं होता, यहाँ पर 10 की जगह लिखते हैं A, फिर B C D E F। A की वैल्यू क्या है, वेयर A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 11, C इक्वल टू 12, D इक्वल टू 13, E इक्वल टू 40 और F इक्वल टू 50। A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 50। तो ये हमारी क्या है, these are the values, ये हमारी वैल्यूज हैं जो हमको ये बताती हैं कि हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 0 से 15 तक के अंक होते हैं। अगर टोटल अंक की बात करें तो वो हमारे 16 होते हैं, जहां पर A बराबर 10 होगा, B बराबर 11 होगा, C बराबर 12 होगा, D बराबर 13 होगा, E बराबर 14 होगा और F बराबर 15 होगा। तो ये हमारे 4 नंबर सिस्टम है जो हम लोग यहाँ पर जिनको बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। ये हमारे नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 2 संख्याएं होती हैं 0 और 1, इसीलिए इसका बेस होता है 2। अगर हम लोग बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्याएं होती हैं 0 से 9, और 0 से 9 संख्याएं होती हैं तो उसमें होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 अगर हम टोटल संख्या जोड़े तो 1 से 9 9 संख्या, और 0 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसलिए बेस क्या होता है 10 होता है। फिर हम लोग बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें हमारी संख्याएं होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल संख्या कितनी हो गई 8। तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस क्या हो गया 8।
फिर हम लोग बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में संख्या होती है 16 और ये संख्या होती है 0 से 15। तो पहले 0 से 9 तक तो वही अंक होते हैं। A की वैल्यू 10 होती है, B की 11 होती है, C की 12 होती है, D की 13 होती है, E की 14 होती है और F की 15 होती है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे नंबर सिस्टम जो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे और इनके कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे क्या होगा, नंबर सिस्टम हो गए। तो ये बच्चों आपको आ गया। तो ये क्या है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमको अभी आगे इनके बारे में अच्छे से और पढ़ना है और इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग की बात आती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना ही है और डिस्कस भी करना है। अब हम लोग की बात आती है कि कैसे हम लोग इनको पढ़ेंगे, किस तरह से। अभी देखिए इसमें हमने बताया कि ये भी कोड हमारे होते हैं। तो देखिए जिस तरह से डिफरेंट प्रोग्रामिंग में डिफरेंट चीजें हम लोग यूज करते हैं, वैसे कंप्यूटर में कोड्स होते हैं। जैसे पहला है BCD कोड, इसका मतलब होता है BCD कोड, यानी ये क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये डेसिमल हमारे बाइनरी कोड है। फिर अगला हमारा क्या है, EBCD IC कोड। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फिर तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो तीन कोड्स हमने बताया, ये जो हमारे कोड्स हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये तीनों कोड का यूज होता है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इन कोड्स का यूज होता है। इन सारे कोड्स को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर कोड्स बोलते हैं। और इन्हीं कोड्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर इसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट अपनी क्लास में करेंगे। आज हम लोगों ने छोटी छोटी बातें सीखनी है, तो हम लोगों ने सीख लिया कि किसका क्या मतलब होता है, किस कोड को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, कौन से कोड यहाँ पर होते हैं। ये हमारा क्या है, BCD कोड, ये हमारा क्या है, EBCD IB कोड और ये हमारा है ASCII कोड। EBCD IC कोड और ASCII कोड। ASCII कोड में दो तरह के कोड होते हैं, एक होता है ASCII 7 और दूसरा होता है ASCII 8। तो ये दो तरह के कोड हमारे होते हैं, एक होता है ASCII 7 और दूसरा होता है ASCII 8। तो ये आपको आज की क्लास में इतना आपको आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्योंकि आज हम लोगों ने क्या है, कैसी क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें हम लोगों ने छोटी छोटी चीजों के बारे में जान लिया है। बाकी फर्दर आगे की क्लासों में हम लोग नेक्स्ट चीजों को समझेंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए इसमें हम लोगों ने छोटी छोटी चीजों को समझ रहा हूँ, तो ये समझे आप छोटी छोटी चीजें। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम लोग आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक टेबल देख लेते हैं कि कैसे कोई डेसिमल नंबर जैसे हमारा 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ये हमारे कैसे हैं नंबर? ये हमारे डेसिमल नंबर है, तो 0 से 9 तक होता है। तो इनकी हम लोग किस तरह से बाइनरी लिखेंगे, तो उसके एक सिस्टम होता है 8 4 2 1। एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं 8 4 2 1। तो ये सिस्टम है, इसको सीख लें। इसको सीखने से हम लोग किसी भी संख्या की बाइनरी लिखने में सक्षम हो जाएंगे। हम लोग किसी भी संख्या की बाइनरी लिख पाएंगे। इससे हम लोग 0 से 15 तक की संख्याओं की बाइनरी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम 15 तक आपको बता सकते हैं। पहले आप इतना ही समझ लीजिए 0 से 9 तक। तो कैसे लिखते हैं यहाँ पर हम लोग बाइनरी, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है 8, तो हम लोग क्या लिखेंगे 8 टाइम्स 0। उसके बाद क्या लिखेंगे 8 टाइम्स 1। तो संख्या यहाँ पे 2 ही है, तो हम लोग 2 टाइम्स लिखते हैं। फिर क्या लिखा 4, तो 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, फिर 4 टाइम्स 0। अगर हम नीचे लिख लें नंबर 10 11 12 13 14 15, तो ये हमारा, ये देखिए 2 बार लिखा, 3 4 5 6 7 8 बार। फिर देखिए यहाँ से 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, फिर 4 टाइम्स 0 और फिर 4 टाइम्स 1। फिर ऐसे 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। ऐसे यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये इस तरह से जब हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, इसको बोलते हैं 8 2 8 4 2 1 फॉर्मेट। तो इससे हमको बाइनरी मिल जाएगी। जैसे हमारी 0 की बाइनरी क्या होगी, 0 की बाइनरी ये होगी। 1 की बाइनरी क्या होगी, ये। 2 की बाइनरी क्या होगी, ये। 3 की बाइनरी क्या होगी, ये। 4 की बाइनरी क्या होगी, ये। तो ये हमें क्या बता रहा है कि हम लोग किस तरह से जटिल वे में डेसिमल नंबर की बाइनरी को लिख सकते हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं 8421 सिस्टम। अब जो हम लोग नेक्स्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain you topic preposition. Okay, it is very important topic and it is not so simple. It is a very large topic. Nobody can prepare preposition fully, because there are so many different things, rules related to preposition, and to prepare preposition one had to learn by heart some prepositions where they are exactly used. So today I am going to explain you preposition in a very simple way. Okay, so don't worry, let us take definition. How can you define it? If somebody asks you to define the preposition, how can you define? So let us see. First definition is, a preposition is a word which is used to denote its relation with other words. Okay, preposition is a word which is used to show its relation with other words of sentence. यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और ये सेंटेंस के दूसरे शब्द से अपने रिलेशन को डिनोट करता है।
Prepositions are used before noun or pronoun. Preposition का प्रयोग noun या pronoun के पहले होता है to show its relation. इसका relation किससे शो करने के लिए? other words of the sentence. Okay, here I have written two definitions. Second definition is a preposition is a word used before noun or pronoun to show its relation with other words of the sentence. You can define like this: preposition is a word which is used to denote its relation with other words of the sentence, or preposition is a word used before noun or pronoun to denote its relation with other words of the sentence. Okay, students? Now, take examples. For examples, the book is on the table. This is first example. The book is on the table. In this sentence, preposition is on. Here, on is used as preposition, and this preposition is used before table. The table, that is noun. Okay, I have written here a definition that preposition is used before noun or pronoun. Here, on is used before the table, and the table is noun to show its relation with other words of the sentence. Here, other words कौन सा है? The book. Okay, here other word the book. तो टेबल का रिलेशन किससे हो रहा है? बुक से. ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस, ही गोज टू कॉलेज इन अ कार. वह कॉलेज जाता है. कैसे जाता है? इन अ कार में जाता है. ओके, क्लोज्ड कार है, इन का यूज करेंगे ना. तो हियर इन इज यूज्ड बिफोर अ कार एंड कार इज नाउन वर्ड. ठीक है, कार क्या है? नाउन वर्ड है, और ये किससे रिलेशन शो कर रहा है? अदर वर्ड्स लाइक ही, दैट इज प्रोनाउन. इसका संबंध किससे है? ही से, कि वह कार से जाता है. तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, और ये अपना संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों से प्रकट करता है. वो कॉलेज जाता है कार से, कार के पहले इनका यूज हुआ है, और इसका संबंध किससे है? गोस टू कॉलेज से ना, पूरे सेंटेंस से. नाउ नेक्स्ट वन, द विलेज इज 5 miles फ्रॉम द टाउन. स्टूडेंट्स, हियर प्रीपोजिशन इज फ्रॉम. यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया गया है. फ्रॉम से के अर्थ में होता है अलग होने के अर्थ में. ठीक है, द विलेज इज 5 miles फ्रॉम द टाउन. गांव की कस्बे से दूरी 5 मील है. तो यहां पर फ्रॉम का प्रयोग किसके पहले हुआ है? द टाउन, एंड द टाउन इज नाउन वर्ड. ओके, और इसका संबंध किससे है? सेंटेंस के अदर वर्ड्स, दैट मीन्स द विलेज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल. स्टूडेंट्स, हियर प्रीपोजिशन in front of is used. Okay, here in front of is preposition and it is used before my school. School, that is noun word. ठीक है, in front of का मतलब होता है के सामने, बिल्कुल ठीक सामने. मेरे स्कूल के सामने एक टेम्पल है. There is a garden in front of my house. मेरे घर के सामने एक बगीचा है. She was standing in front of a hospital. वह एक हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी. तो in front of का प्रयोग होता है के सामने के अर्थ में, और इसका प्रयोग हुआ है स्कूल के पहले, और स्कूल क्या है? नाउन वर्ड है, और ये किससे रिलेशन शो कर रहा है? टेम्पल से. ओके, इसका रिलेशन किससे शो हो रहा है? टेम्पल से. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द हंटर किल्ड अ लायन विद अ गन. हंटर ने एक लायन को गन से मारा. यहाँ पर प्रीपोजिशन विद का प्रयोग हुआ है. विद से के अर्थ में यूज होता है बिफोर इंस्ट्रूमेंट्स इन द कंपनी.
जितने भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टूल्स, बिफोर द नेम ऑफ टूल्स लाइक गन, सोर्ड, नाइफ, एसेट्रा। तो हियर गन इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज नाउन, और इसके पहले विद का प्रयोग हुआ है, और ये किससे संबंध शो कर रहा है? द हंटर और लायन। अदरवाइज द हंटर किल द लायन, इसका संबंध किससे है? गन, दैट इज नाउन वर्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन एग्जांपल, यू आर सिटिंग अंडर द फैन, आप फैन के नीचे बैठे थे। हियर अंडर इज प्रीपोजिशन, हियर अंडर इज यूज्ड as preposition, and the fan, that is noun word. Under is used before the fan, that is noun, and it shows its relation with other words, that means you were sitting. Okay, इसका संबंध you, that is pronoun, आप ये भी बोल सकते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, इन these sentences, जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं, यहाँ पर मैंने आपको प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स बताए, कैसे प्रीपोजिशन को डिफाइन किया जा सकता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होती है। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रीपोजिशन। स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन इज अ वेरी लार्ज टॉपिक, कांट बी एक्सप्लेन्ड इवन विद इन 7 or 10 days. Very large topic, but simply I am explaining you here. Now I am going to tell you various categories of preposition, that means kinds. preposition कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट्स, let us discuss about kinds of preposition. preposition कितने प्रकार के होते हैं? There are various categories of preposition. This is not exact, यानी प्रीपोजिशन की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बट आई एम टेलिंग यू सम कैटेगरीज हियर ब्रीफली। फर्स्ट वन, सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन मीन्स सिंगल प्रीपोजिशन, इट इज आल्सो नोन एज सिंगल प्रीपोजिशन। ओके, सिंपल प्रीपोजिशन मीन्स सिंगल प्रीपोजिशन, मतलब सिंगल, जो केवल सिंगल वर्ड से बने होते हैं उनको हम सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो सिंपल प्रीपोजिशन or single preposition, that means all the preposition words which consist of only one word. Okay, all the preposition words which consist only one word are called simple or single preposition, like on, to, upon, under, at, in, over, above, etc. Okay, these words contain only one word. For example, on, under, at, in, of, etc. I will explain you in its definition. Now try to understand only kinds of preposition. Double preposition means those words which are made of, those words which are made of or consist more than two words are called double preposition. For example, you can take upon, within, without, with plus out, within, with or plus in. Okay, so within, without, etc. Compound preposition are those words which are made of more than two words, जिनका ऐसे प्रीपोजिशन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं उनको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये सब कैसे है? बिकॉज ऑफ, कंपाउंड प्रीपोजिशन। नाउ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आर दोज प्रीपोजिशन विच आर यूज्ड एज एडजेक्टिव एंडिंग ing, इनके अंत में ing लगा होता है, वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं फॉलोइंग, ओके, कंसिडरिंग, फॉलोइंग, कंसिडरिंग, मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट वन, फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल मीन्स होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। When some group of words are used as preposition, they are called phrasal preposition.
Okay, students. So these are the kinds of preposition. In my next video, I will explain all these categories of preposition briefly. Okay. Till then, revise this topic again and again. Thank you for attending today's